Good morning, dear students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Let's proceed. पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और OCM चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, जिसमें हम लोगों ने पिछले दिनों शुरू किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म to earn money or money is worth obviously to earn something when we do some kind of any kind of activity which helps us to earn the source of livelihood. That activity should be called as economic activity. Economic activities के 3 types में हमने सबसे पहले पढ़ा employment, उसके बाद हमने पढ़ा बोलिए Profession. और उसके बाद पढ़ा हमने business और सबसे बड़ा business. Business question ज़्यादा है. What is business generally? Business means regular production and distribution and exchange of goods and services by businessman. Okay, for the satisfaction of the needs, you can say multiple and complex needs of the society. And what is the main object of doing business, dear students? Why do we do business? To earn profit. To earn profit. देखिए अभी एक और क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे. आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम्स, गोल्स. व्हाई डू वी डू बिजनेस? अभी आप लोगों ने मुझे जवाब दिया. व्हाई डू वी डू बिजनेस? टेल मी To वन earn profit. To earn profit. लेकिन बच्चों आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया कि प्रॉफिट कमाना बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रॉफिट कमाना अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है. बिजनेस के 10 ऑब्जेक्टिव्स आज हम पढ़ने वाले हैं. देखिए यहाँ पर, और ये जो 10 ऑब्जेक्टिव्स है उनको हेडिंग्स के अंदर कवर किया है. आपको हम सबको ये पता है कि बिजनेस हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट के पीछे भागना इज कॉल्ड एज प्रॉफिटियरिंग. बिकॉज सम पीपल, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए काला बाजारी करते हैं, मिलावट करते हैं, अपने कस्टमर के पास से हद से ज्यादा प्राइसेस लेते हैं. ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं जिसको, अडल्ट्रेशन, मिलावट कहते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, खुद का उल्लू सीधा करते हैं, तो गलत बात है. इसलिए profit is the main object, but it is not one and only object. It is not the sole object. Remember, objective है लेकिन अकेला objective profit नहीं है. तो 10 objectives total आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन 10 objectives को 2 main objective के अंडर रखा गया है. So please pay attention. Business objectives के बारे में आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6 को रेफर कर सकते हैं. पेज नंबर 6 को पढ़ेंगे, आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा. लेकिन फिलहाल अगर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है कोई बात नहीं, बोर्ड पे लिखा हुआ है जो, उस पर ध्यान दीजिए, समझ में आए. कैन यू सी द 2 मेन हेडिंग्स? फर्स्ट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के. ये पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिख रहा है सबको? पढ़िए. Economic objective. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहला, और ये दूसरा दिख रहा है सबको? Social objective. Social objectives. Yes. So there are 2 main objectives, economic objectives and social objectives. अभी आप सबने बताया to earn profit. तो to earn profit कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक या सोशल? Economic. Economic. So mainly the objectives are to be studied under 2 headings. First is economic and second is social objective. Economic objective is the objective which is related with earning, which is related to money. उसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं. ओके, जब हम कोई बिजनेस करते हैं और हमारे माइंड में यही रहता है कि मैं बिजनेस करूंगा, पैसा आएगा, कस्टमर्स आएंगे और मेरा बिजनेस और ग्रोथ होगा, मैं और पैसे कमाऊंगा और जो भी चाहूंगा वो मैं खरीद सकता हूं. जब आप ये सोच रखते हैं तो आपके माइंड में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखाई दे रहे हैं, A, B, C, D. और सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी है. बिजनेस हम करते हैं तो उसमें हमको सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए.
स्वार्थी बनेंगे हम लोग, प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, काला बाजारी करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, जिसको अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट करेंगे, तो इससे समाज को नुकसान हो। तो इसलिए जब बिजनेस करोगे, आप सब भविष्य के बिजनेस पीपल मेरे सामने बैठे हुए लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, बिजनेस के बारे में सीख रहे हो, इन फ्यूचर कामयाब बिजनेसमैन बनोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ऑब्जेक्टिव्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स काफी नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो एज इंपॉर्टेंट एज द इकोनॉमिक। ठीक है, तो पढ़ते हैं दो ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स किससे रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स? मनी से, जिसको हम हिंदी में आर्थिक कहते हैं। लोगों को ये कहते हुए आपने सुना होगा कि आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आर्थिक समस्या है, इसका क्या मतलब? Can anyone tell? Financial problem. प्रॉब्लम ऑफ, सॉरी, फाइनेंशियल, Finance. यस, राइट, मतलब प्रॉब्लम ऑफ मनी। तो बिल्कुल वैसे ही, विच इज रिलेटेड टू मनी, यस, टर्म इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो है वो अर्थ से संबंधित है, और संस्कृत का ये शब्द है अर्थ, और इससे बनता है आर्थिक। Not in English, I'm not talking about earth, the earth. I'm talking about Sanskrit word अर्थ, जिसका मतलब है which is related with generally money या अर्थशास्त्र जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, उस तरह के ये ऑब्जेक्टिव्स है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला तो आप लोग बोल चुके हैं, आप लोग जानते भी है, which is the primary and the first economic objective. Can you read it? Tell me. Earning profit. Earning profit, obviously, and why should we earn profit? So that we can survive. Earning profit is the objective. इसको आप कभी साइड में रख नहीं सकते। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे आप अंबानी हो या टाटा हो, समाज की सेवा करते हो लोग, स्कूल चला रहे, हॉस्पिटल चला रहे, लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं, बराबर है, लेकिन प्रॉफिट सबसे पहले कमा रहे हैं। तो उनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है अर्निंग प्रॉफिट सो दैट दे कैन survive and grow. So why do we need profit, students? So that we can survive and grow. इसलिए मार्केट में टिकना है, सर्वाइवल का मतलब टिकना, और ग्रोथ यानी विकसित होना, विकास होना है, आगे बढ़ना है, खुद को ग्रो करना है, खुद की फैमिली को, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं क्योंकि वो अरबों रुपए कमाते हैं। अब हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सारे ले लीजिए, जिनका मैंने अभी नाम लिया, टाटा या बिरलास या रिलायंस, ये सब लोग कितना जबरदस्त सोशल सर्विस करते हैं, समाज के लिए कितना कुछ करते हैं, क्योंकि वो अपने इस पहले ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाते हैं। वो हमसे, समाज से बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए उसका एक हिस्सा समाज के लिए खर्च भी। ओके, सो रिमेंबर, फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट, एंड व्हाई do we earn profit? So that we can survive and we can grow. Profit क्यों चाहिए? ताकि सर्वाइवल हो सके, ग्रोथ हो सके। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ में आया। सेकंड दिख रहा है आपको, थोड़ा बड़ा है, कोई पढ़ना चाहेगा? सेकंड, Searching for new customers. दिस इज सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स। यस, अभी देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं दुकान चला रहा हूँ और दुकान पे चीजें बेच के मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, वो तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट तब कमा पाऊंगा जब मैं नए नए कस्टमर्स ढूंढूं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हर बिजनेस का, नए कस्टमर्स को ढूंढना, सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स, और नए कस्टमर्स को क्रिएट करना पड़ता है। कस्टमर्स ऐसे नहीं आते हैं, उनको क्रिएट करना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है। टू क्रिएट कस्टमर्स, टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड टू मेंटेन एक्सिस्टिंग कस्टमर्स। हर दुकानदार की ये दो पॉलिसीज होती है, हर दुकानदार। पहली पॉलिसी कि मेरे दुकान में और नए ग्राहक आए, और दूसरी पॉलिसी मेरे पुराने ग्राहक भी मेरे पास ही है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पास जो बरसों से पढ़ रहे हैं वो हमारे पास पढ़े, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स उतने ही रहे, और भी नए स्टूडेंट्स आए, तभी ग्रोथ होता है। ओके, तो नंबर 2 क्या लिखा है? सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स। और सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स। नए कस्टमर्स को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? नए कस्टमर्स को क्रिएट करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, बाय वन गेट वन फ्री, मार्केटिंग करोगे, कुछ भी टेक्निक करो, मेहनत करो, बिजनेसमैन हो आप,
मेहनत करो और नए नए कस्टमर्स अपने आदमी को अलग अलग एरिया में भेजो, सैंपल लेके भेजो, उसको सैंपल कॉपी फ्री दो, उसको पसंद आएगा तो वो और ऑर्डर देगा. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू सर्च फॉर न्यू कस्टमर्स. सो पहला काम है नए कस्टमर्स को क्रिएट करना. दूसरा काम जो पुराने कस्टमर्स हैं जो वर्षों से आपके पास से चीजें खरीद रहे हैं उनको कायम रखना. नहीं तो क्या होगा, 4 नए कस्टमर्स आए लेकिन पुराने 4 चले गए तो फायदा क्या हुआ. 4 नए आए और पुराने 10 चले गए तो फायदा क्या हुआ. इसलिए दोनों चीज एट अ टाइम होनी चाहिए. क्रिएट द न्यू कस्टमर्स एज वेल एज मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स सो दैट you can fulfill your economic objectives. So earning profit, searching for new customers के बाद तीसरा क्या दिख रहा है, कोई पढ़ेगा? Innovation. Innovations. Innovations का मतलब कोई बताए मुझे. I want to know what do you mean by innovations? Discovery. क्लियर नहीं आया, सॉरी. Innovations का मतलब होता है to create something new. उसको innovations कहते हैं. कुछ ना कुछ नया करना, ये भी जरूरी है. अगर आपकी दुकान है और आपके बाजू में आपके जैसी 2 दुकान और है जो वही बेचती है जो आप बेच रहे हो, तो आप तभी आगे निकल पाओगे when you create something new, when you give something new. कस्टमर आ रहा है, 3 दुकानें सामने देख रहा है, एक आपकी, बाकी 2 आपके कॉम्पिटिटर्स की, लेकिन वो आपके दुकान पे आया क्योंकि आपकी दुकान में कुछ ऐसा है जो बाकी 2 में नहीं. दैट इज कॉल्ड इनोवेशंस. तो इनोवेशंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाओगे. इनोवेशंस के बारे में लिखा है टू क्रिएट समथिंग न्यू और पॉजिटिव चेंज. समथिंग न्यू तो करना ही है लेकिन पॉजिटिव चेंज. न्यू का मतलब वो न्यू नेगेटिव होगा तो गलत. आपने अपने बिजनेस में कुछ नया किया और वो नया ऐसा किया कि बिजनेस बंद हो गया, तो वो पॉजिटिव चेंज नहीं है, नेगेटिव चेंज. टू क्रिएट समथिंग न्यू और पॉजिटिव चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट्स. और चेंज ऐसा हो कि जिससे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट्स आए, पहले से बेटर हो. पहले से खराब हुआ तो वो इनोवेशन नहीं है. टू डू R&D, जैसे आप R&D कीजिए. R&D का मतलब पता है ना सबको, क्या है R&D का फुल फॉर्म? Research and development. एंड डेवलपमेंट. आज बड़ी बड़ी कंपनियों में R&D डिपार्टमेंट होता है, एक अलग से बिल्डिंग होती है, वहां पे सिर्फ R&D ही चलता है. अभी ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ले लीजिए, दवाइयां बनाने वाली कंपनियों में होड़ लगी है, कौन कोविड का वैक्सीन सबसे अच्छा बनाए, कौन उसको लेकर दवाई अच्छी बनाए. R&D चल ही रहा है, करोड़ों रुपए R&D पे खर्च करते हैं ताकि एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो और उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो और उनको करोड़ों कस्टमर्स मिले, लाखों कस्टमर्स मिले और अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके. सो इनोवेशंस का तरीका है R&D कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, मार्केट सर्वे आप कर सकते हैं. आपके घर पे भी कुछ लोग आए होंगे सर्वे करने के लिए, जिसमें आपसे पूछते होंगे कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो, या शायद आपको कभी कभी ऑनलाइन भी सर्वे दिखाई दिया होगा जहाँ पे आपके फीडबैक को मांगा गया है. आप कौन सा साबुन यूज करते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो, क्यों यूज करते हो, इसमें क्या खास बात है. कस्टमर्स के ओपिनियन लिए जाते हैं, उनके व्यूज जाने जाते हैं, उनके रिव्यूज लिए जाते हैं और तब जाके आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करते हो और फिर वही प्रोडक्ट लेके आते हो जो कस्टमर को पसंद है. तो इसको कहते हैं इनोवेशंस. रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, मार्केट सर्वे करो, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हो सके उतनी अच्छी. अभी मैं आप लोगों को अभी ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ जूम पे, तो जूम क्या है बच्चों, इट्स अ टेक्नोलॉजी. Technology. टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता. हाँ, कोई और टेक्नोलॉजी यूज करता वो अलग बात है. मतलब टेक्नोलॉजी के बिना हमारा लेक्चर हो सकता है क्या, बोलो यस या नो. No. No, sir. हमेशा एक बिजनेसमैन को अपडेटेड रहना चाहिए, मार्केट में क्या नया आया, क्या नई टेक्नोलॉजी आई, मुझे क्या लेके आना है, तभी मैं अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता हूँ. इसलिए हम सबके माइंड में एक ही बात है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट बस. लेकिन प्रॉफिट कमाना इतना आसान नहीं है. यस, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट, बट फॉर दैट यू विल हैव टू सर्च फॉर न्यू कस्टमर्स, यू हैव टू पुट सम इनोवेशंस ऑल द टाइम, यू विल हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू. ओके, चाहे आप R&D करो या सर्वे करो या अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करो, लेकिन अपने आप को दूसरों से बेहतर और बेटर और अलग नहीं बताओगे, तब तक कोई आपके पास नहीं है. और एक दिख रहा है लास्ट, करना चाहेगा. Best possible use of resources. बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. बच्चों, एक बात तो आपने सुनी होगी शायद स्कूल में,
रिसोर्सेज आर स्कैर्स। ये बात सुनिए कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, Yes. मतलब हमेशा रिसोर्सेज की कमी रहती। रिसोर्सेज का मतलब क्या? रिसोर्सेज का मतलब हिंदी में होता है स्रोत, स्रोत, और दूसरे शब्दों में कहें तो साधन। हम अपनी वांट्स को, इच्छाओं को जिन साधनों से पूरा करते हैं उनको रिसोर्सेज कहा जाता है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और इस लेक्चर को देने के लिए मेरा ये फोन यूज कर रहा हूँ, तो ये फोन मेरा रिसोर्स है। आपके लिए आपका फोन रिसोर्स है। आपको भूख लगी है, आप खाना खा रहे हैं, तो वो आपका रिसोर्स है। घर में टीवी है, वो आपका रिसोर्स है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के साधन, उनको रिसोर्सेस कहा जाता है। रिसोर्सेस की हमेशा कमी रहती है, और रिसोर्सेस में ये सब पैसा या पंखा और टीवी और ट्यूबलाइट या फोन यही नहीं है। रिसोर्सेस में टाइम भी आता है बच्चों। टाइम इज ऑल्सो अ रिसोर्स। एनर्जी भी आती है बच्चों, एनर्जी इज ऑल्सो अ रिसोर्स। अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस बहुत सारे हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपनी सारी इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। कोई करोड़ों कमाने वाला बिजनेसमैन 24 घंटे बिजी रहता है, मुश्किल से 5-6 घंटे सोता है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं। यानी उसके पास कौन सा रिसोर्स कम है? बोलो। टाइम। मनी बहुत है। एक बूढ़ा बुजुर्ग इंसान, बहुत पैसे वाला इंसान, बहुत पैसे वाला, रिटायर्ड, टाइम ही टाइम है उनके पास। वो जो रिटायर्ड है पर्सन, उनके पास टाइम ही टाइम है, पैसा भी बहुत है, लेकिन बीमार है, लेटे हुए हैं बेड पे, और वो चाहते हैं कि मैं भागूं, तो वो इस काम को नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास किसकी कमी है? Health. एनर्जी। उनके पास एनर्जी नहीं है ना बॉडी के अंदर। तो एनर्जी भी क्या है बच्चों? बोलो। Resource. Resource. These are different resources: human resource, material resource, financial resource, abstract resources which cannot be seen. मैंने कहा ना, एनर्जी ये एब्स्ट्रैक्ट है। आपका इंटेलिजेंस, आपका टैलेंट, ये सब आपका रिसोर्स है। एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। एंड रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कैर्स। तो हमारा ये चौथा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं उनका हमको बेस्ट यूज करना चाहिए। हम नहीं कहते बार बार कि समय का सदुपयोग कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। तो Yes, समय का sir. सदुपयोग करना इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूज। पैसे का सदुपयोग करना इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूज। हम लोग जो ज्यादातर मुंबई में रहते हैं बच्चों, मुंबई के ऑटो रिक्शा की बात करें, कितने लोग बैठ सकते हैं ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के पीछे? 3 या 2. 3 ही है। तीन। वैसे शेयर रिक्शा है तो ठीक है, वो बैठा है, लेकिन जो नॉर्मल हायरिंग रिक्शा है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 3 sir. 3, यस। और अभी रिक्शा का मिनिमम कितना हो गया है? 21 रुपया है ना अभी। मिनिमम 21 रुपया है रिक्शा में, 1 किलोमीटर का 21 रुपीज। आप मुझे बताओ, अभी जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे यहाँ से अंधेरी स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से मैं अंधेरी स्टेशन जाऊंगा रिक्शा में बैठ के, तो 21 रुपीज आएगा मेरा। अब उस रिक्शा में मैं अकेला बैठ के जाऊंगा तो भी 21 आएगा, और 3 लोग बैठ के जाएंगे तो भी 21 ही आएगा ना। Yes, sir. sir. लेकिन फायदा कब होगा? एक जन बैठ के जाएगा तब, या 3 लोग? 3 लोग. 3 लोग। लोग. लोग बैठ के जाएंगे, भले ही शेयर करेंगे, तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 7 रुपया, 7 रुपीज। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। जब ऐसा करेंगे तभी तो प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर एक आदमी रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहा है तो उसका वेस्टेजेस की वजह से उसका खर्चा बढ़ जाए। इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, कम हो। इसलिए चौथा ऑब्जेक्टिव हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, हम सबको रिसोर्सेस का क्या करना चाहिए बच्चों? बेस्ट पॉसिबल यूज। ऑप्टिमम यूज कहते हैं उसको, बेस्ट पॉसिबल यूज, सदुपयोग, अच्छा उपयोग, उसको कहते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड अवॉइड वेस्टेजेस। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कीजिए और वेस्टेजेस को अवॉइड कीजिए। वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज क्यों करना चाहिए बच्चों? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है कमी, कम, अछत। रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है, ठीक है।
भले ही मैंने कहा ना, किसी के पास पैसा बहुत है तो फिर उसके पास टाइम की कमी है, पैसा और टाइम बहुत है तो उसके पास एनर्जी नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया। अच्छा, एक और एग्जांपल, एक कोई रास्ते का गरीब इंसान फुटपाथ पे रहता है, कुछ काम नहीं करता, रास्ते पे भीख मांग के गुजारा करता है, लेकिन फिजिकली फिट है, एनर्जी बहुत है और टाइम भी बहुत है, फ्री है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास? मनी। मनी नहीं है। तो देखिए, उसके पास भी रिसोर्सेज की कमी है। सो रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कैर्स। इकोनॉमिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको जब इको का बेसिक लेक्चर होगा। तो इसलिए अगर आप रिसोर्सेज को तबाह होने देंगे तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? रिसोर्सेज को वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। सर कम होगा। So resources are scarce and they have alternative uses. Resources के uses भी बहुत सारे हैं। आप इस फोन में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये फोन सिर्फ लेक्चर अटेंड करने के काम आता है? नहीं। No, sir. Does this phone have only one use or No. many नो सर, uses? और भी Many बहुत uses. कम। तो उसको कहते हैं, जब किसी चीज के अल्टरनेटिव यूजेस हो तो वो रिसोर्स होता है, ठीक है। लेकिन आप एट अ टाइम एक ही कर सकते हो कि नहीं? इस वक्त लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो क्या इस वक्त इस फोन पे मूवी देख सकते हो? नो सर। दोनों काम कर सकते हो एक साथ? नहीं होगा, ध्यान नहीं जाएगा। आप भले ही 2 स्क्रीन रख के करो लेकिन ध्यान नहीं होगा। तो इसलिए ऑल्टरनेट होता है, या तो हम ये करें या ये। तो ये ध्यान रखें। इस तरह से ये चारों मिलके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हुए डियर स्टूडेंट्स? Economic objective. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? टेल मी यस और नो। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, इसको लाइफ का सबक के तौर पे सबक ले लीजिए कि हम भी आगे चल के बिजनेसमैन बनेंगे तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा अर्निंग प्रॉफिट ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए हमको नए कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे, इनोवेशंस करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का वेस्टेजेस रोकना पड़ेगा, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना पड़ेगा। तब जाके, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्रॉफिट कब बढ़ता है? प्रॉफिट बढ़ता है जब सेल्स बढ़ता है और कॉस्ट कम होता है। कम होता है। ये सब करोगे तो आप अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। बट बच्चों, सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के पीछे भागना, प्रॉफिटियरिंग करना, प्रॉफिट के पीछे भागना, उसके लिए चाहे किसी का नुकसान हो जाए, किसी की जान खतरे में पड़ जाए, लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उनको प्रॉफिट बहुत होता है, यानी कि उनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, लेकिन वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करते। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स से आपको ज्यादा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स 4 है तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स 6 है। 4 और 6 10 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ने वाले। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी जिसमें हम अपने बारे में नहीं सोचते, जिस एनवायरनमेंट में, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, उसको कहा जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग जो ये पढ़ा रहे हैं ये भी एक किस्म का सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। It's a kind of socio-economic because of course we earn fees, but we also promote education. और एजुकेशन को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना एक सोशल एक्टिविटी भी है। इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारी एक्टिविटी को हम सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, हम सब जानते हैं, आपको पढ़ाया भी गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू एनवायरनमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस, but at present it has become a socio-economic activities. So not only you have to fulfill your economic objectives while doing business, but also to fulfill social objectives while doing business. Otherwise मजा नहीं आएगा। सोसाइटी से दूर रह के आप बिजनेस कर नहीं सकते। अगर कोई बिजनेसमैन, कोई दुकानदार बोले कि मैं भला, मेरी दुकान भली, मैं भला, मेरा बिजनेस भला, मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं, सोसाइटी से लेना देना नहीं, समाज गया भाड़ में, ऐसे बोलते हैं लोग। तो उनको कहिए आपके, अच्छा समाज गया भाड़ में, तो आप एक काम कीजिए, समाज को छोड़िए और अपनी दुकान ले जाइए बीच जंगल में, बीच रेगिस्तान में, बीच समंदर में अपनी दुकान शुरू कीजिए। चलेगी क्या दुकान? No. नो सर। No, sir. वहां पर नए कस्टमर्स आएंगे ना। कौन से कस्टमर्स आएंगे? बंदर जानवर। एनिमल्स। एनिमल्स। Lion. और
आपका बिजनेस बढ़ाने में आपको सपोर्ट करेंगे। तो बिजनेस जो है वो समाज में रह के ही हो सकता है, इसलिए हमको सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करने चाहिए। आइए देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हाँ, सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, आप अपने कस्टमर को हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स जब तक आप दोगे नहीं, आपका कस्टमर टिकेगा भी नहीं और वो नए कस्टमर्स को आने से भी रोकेगा। हम अगर आपको डिटेल में ठीक से ईमानदारी से नहीं पढ़ाए ना, आप खुद हमारे पास पढ़ने आओगे और कोई और भी आएगा तो उसको रोकोगे, अरे मत जा, मजा नहीं है, समझ में नहीं आए। आपने दुकान पे भी एक्सपीरियंस किया होगा, किसी दुकान पे गए होंगे, दुकानदार ने आपको जो सोचा वैसा प्रोडक्ट नहीं दिया, कुछ खराब दे दिया, डिफेक्टिव दे दिया। आपने दोबारा उस दुकान पे कदम नहीं रखा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोला इसके यहाँ कभी मत जाना। किया तो होगा ही आपने, और नहीं किया होगा तो ऐसा करेंगे भी ना। Yes, बोलो। sir. Yes. यस, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और क्वालिटी प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं? जिसमें ये सब बातें होती है, विथ प्योरिटी। अगर आपका प्रोडक्ट प्योर है, मतलब मिलावट वाला नहीं हो, फिर कब कहा जाएगा कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है? जब उसमें ये सब बातें हो। क्वालिटी प्रोडक्ट्स विथ प्योरिटी, प्योर का मतलब तो समझते ना, जिसमें मिलावट ना हो। सेफ्टी, यानी सेफ हो। आज लोग हेलमेट खरीदते हैं सस्ते वाला, खाली कैप जैसा, कुछ काम का नहीं। सेफ होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट्स यूज खरीदते लोग, यहाँ तक कि खाने पीने के लिए चीजें खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए सेफ होनी चाहिए। सेफ्टी जरूरी है। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ, टिकना चाहिए। आपने ये स्मार्टफोन खरीदा और एक हफ्ते में खराब हो गया, मतलब वो ड्यूरेबल नहीं है। किसी चालू कंपनी ने चालू मोबाइल आपको पकड़ा दिया तो आप कैसे उसको गालियां देते हो? तो ड्यूरेबल नहीं है। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। यूटिलिटी होनी चाहिए। यूटिलिटी मतलब कि उसके अंदर वो पावर हो कि आप वो आपकी इच्छा को पूरा करें। यूटिलिटी का मतलब होता है पावर टू सेटिस्फाई द वांट। आप सब लोग अभी बैठे हो, अगर मैं आपको साइंस, FYJC साइंस यहाँ पर पढ़ाऊं तो क्या आपको यूटिलिटी मिलेगी? टेल मी। No, No, sir. बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव टेकन कॉमर्स। तो जो चीज आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी उसकी आपके लिए यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी देने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आप बिजनेसमैन हो और आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो तो आपकी सर्विस के अंदर ये सब गुण होना चाहिए। प्योर होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, यूटिलिटी दे लोगों को और यूजफुलनेस, लोगों के काम है। अगर ये सब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में है तो वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट या गुड क्वालिटी सर्विस का है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। हम ऑफ कोर्स, मेरा ऑब्जेक्टिव है आप मेरे पास पढ़े, एडमिशन ले, मुझे फीस दे, वो तो है ही, लेकिन मेरा ये भी है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं, इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको सब कुछ समझाऊं, सब कुछ आपके दिमाग में समझ में आए। जब ये नहीं होगा, सोशियो और इकोनॉमिक दोनों नहीं होगा, तो फिर वो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। ऑफ कोर्स हमको प्रॉफिट कमाना है, वी नीड फीस, ऑफ कोर्स व्हाई थ्रू आउट द ईयर वी कांट टीच यू फ्री बिकॉज वी हैव फैमिली, वी हैव टू सर्वाइव। हमारी भी रोजी रोटी है, तो साल भर तो नहीं कर सकते। तो ये ऑब्जेक्टिव तो है माइंड में, लेकिन ये भी है एक नई पीढ़ी आ रही है मेरे पास पढ़ने, 10वीं पास करके पूरा एक नया जनरेशन आ रहा है। मेरा काम है उसको एजुकेट करना, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाना, ताकि वो उसकी लाइफ को बनाए, उसके फ्यूचर में काम आए। जब तक हम ये दोनों ऑब्जेक्टिव साथ में नहीं रखेंगे तो वो हमारा प्रोफेशन नहीं चलेगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। नंबर 2, P। पहला तो पढ़ लिया, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बी कोई पढ़ना चाहेगा गर्ल्स में से? गर्ल्स। Avoiding unfair practices. अनफेयर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। विच इज नॉट फेयर इज कॉल्ड अनफेयर। विच इज नॉट फेयर इज कॉल्ड एज Unfair. अनफेयर। मतलब क्या? सही या गलत? Galat. गलत। तो गलत प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। गलत प्रैक्टिसेस जैसे मिलावट करना, अडल्ट्रेशन कहते हैं उसको, मिलावट को, काला बाजारी करना, ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में बढ़ा चढ़ा के बताना, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, अवॉइड कीजिए उसको। अवॉइड मतलब मत करिए उसको। अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस। व्हाट काइंड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस पीपल आर डूइंग? अ फ्यू पीपल, कुछ बिजनेसमैन हैं जो अपने
खुद के फायदे के लिए अनफेयर गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे लाइक ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी कहते हैं ना, ब्लैक में बेचना, या फिर अडल्ट्रेशन कर, सॉरी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मैं किसी कंपनी या प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, आप भी नाम मत लीजिएगा, क्योंकि अगर पब्लिकली हम किसी का नाम लेते हैं तो वो नेगेटिव वे में तो वो बदनाम हो सकते हैं। आपने अगर टीवी में कोल्ड ड्रिंक्स की एड देखी है, आपने देखा है ना कोल्ड ड्रिंक्स में कितना बड़ा चढ़ा के बताते हैं। हाँ आपके सर, पास एक बाइक है, कोल्ड ड्रिंक की एड में मैंने देखा एक बाइक है, वो बाइक आपके पास ऐसी है कि पहाड़ों पे भी चलती है, जमीन और जंगल में पेड़ों पे से भी चलती है, और पानी के अंदर भी चलती है, खाली जमीन पे ही नहीं चलती कोल्ड ड्रिंक पीने वाले की बाइक। हैव यू सीन दैट? हैव यू एवर Yes, नोटिस? sir. Yes. हाँ सर, Yes, sir. एक कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ कूद जाता है इंसान। क्या ये बकवास नहीं है? है ना? Yes. These are misleading. These कुछ are भी मत। misleading. अपने प्रोडक्ट को जैसा है वैसा पेश कीजिए। आप बढ़ा चढ़ा के बता, तो खास करके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले, वो एडवर्टाइजमेंट देख के ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनके सोच पे बुरा असर पड़ता है, जो चीज उनको नहीं चाहिए वो भी लाते हैं और इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। नेवर डू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बढ़ा चढ़ा के कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये ऐसा है। और इसको लेकर अभी कानून बनने वाला है, मैं आपको बता दूं, पीएम साहब ने योजना बनाई है जिसमें ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जितनी भी आई है उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी अगर उन्होंने बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश की। नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है, आप 10% ज्यादा बताओ ठीक है, लेकिन आप ऐसा बताओगे जो लार्जर देन द लाइफ है, जो आपको लगेगा कि अरे ये तो प्रोडक्ट जो है मैं अगर खरीदूंगा तो आई विल बी द स्टार। इस तरह से हमारी सोच को पूरा गलत डायरेक्शन में लेके जाए, वो एडवर्टाइजमेंट सही नहीं है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। रॉन्ग मेजरमेंट, लोग मेजरमेंट में, वजन करने में, नापने में भी गड़बड़ करते लोग, देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, कभी रास्ते पे रेहड़ी से सामान खरीदा होगा, वजन कांटे में गड़बड़ करने वाले लोग आपने देखे होंगे, या वायरल वीडियोस भी देखे होंगे आपने। तो ये होता है, ये सब बच्चों अनफेयर प्रैक्टिसेस है। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हमको करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए? क्या बोलते हैं? Avoid. Avoid करनी चाहिए. करने को नहीं बोल रहा हूँ, Avoid कर- नहीं करने को। आप सोचोगे कि अच्छा सोशल ऑब्जेक्टिव में हमको ये सब करना है, नहीं, नहीं करने को कह। तो पहला सोशल ऑब्जेक्टिव, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो जिसमें प्योरिटी हो, सेफ्टी हो, ड्यूरेबिलिटी हो, यूटिलिटी हो, यूजफुलनेस हो। और दूसरा, अवॉइड कीजिए अनफेयर प्रैक्टिसेस को, ब्लैक मार्केटिंग मत कीजिए, मिलावट मत कीजिए, रॉन्ग मेजरमेंट मत कीजिए। अडल्ट्रेशन दिख रहा है लास्ट में, मिक्सिंग ऑफ गुड्स, ये भी समस्या है बच्चों। मिलावट के साथ आज पता नहीं, कई बार हम शहरों में रहने वाले लोग, मुंबई जैसे बड़े शहरों में, हमको पता भी नहीं होता कि हम चीजें खा रहे हैं आधी से ज्यादा मिलावटी है, पता भी नहीं होता वो प्योर है या नहीं। लेकिन फिर भी हम भरोसा करते हैं बिजनेसमैन पे कि नहीं, उसने मुझे प्योर ही दिया होगा। तो बस उस बिजनेसमैन को भी इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी सोसाइटी उस पर भरोसा करती है, उसके भरोसे को तोड़े नहीं, अडल्ट्रेशन ना करें, मिलावट ना करें। तो ये दो हो गए आपके। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, ये रहे आपके सामने। सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर अकाउंट्स पढ़ेंगे। और तो बच्चों अब बताओ, दिखाई दे रहा है अगला ऑब्जेक्टिव? Yes, sir. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यस, अगर हम बिजनेसमैन है तो हमारा और एक काम है समाज के लिए, एम्प्लॉयमेंट पैदा कीजिए, लोगों को काम दीजिए। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? क्रिएशन ऑफ जॉब्स। आप ऐसा काम करो कि सिर्फ आपका ही घर चले, ठीक है, मजबूरी में तो बात अलग है, वरना ऐसा बिजनेस करिए कि 4 और लोग आपके पास आके काम करें और उनका भी घर परिवार चले। ये भी बिजनेसमैन की ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है, सोशल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो पता ही है ना सबको, नौकरी, जॉब। और जनरेशन का मतलब है क्रिएशन, यानी कि जॉब पैदा कीजिए अपने बिजनेस से, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कीजिए। टू क्रिएट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या? मौका, लोगों को मौका दीजिए काम पे आने का। सो क्रिएट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर, और हर तरह के लोगों को काम दीजिए। आप ऐसा बिजनेस कीजिए जहां स्किल्ड लेबर भी काम कर रहा हो। स्किल्ड लेबर किसको कहते हैं, पढ़ा था, याद है आपको बच्चों? Yes sir, Yes. जिसमें Right. क्वालिफिकेशन भी Educated. require। उनकी जरूरत होती है, जैसे नर्सिंग का एग्जांपल लिया था,
अनस्किल्ड जैसे सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, प्यून, ऑफिस बॉय, उनको भी काम मिले, स्किल्ड को काम मिले, अनस्किल्ड को काम मिले, जो इकोनॉमिकली वीक है, बैकवर्ड है आर्थिक रूप से, उसको काम मिले, फिजिकली चैलेंज लोगों को भी हो सके तो काम दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। आपके पास अगर ऐसी कुछ पोस्ट है जहां सिर्फ बैठ के काम करना है और कोई फिजिकली चैलेंज है, जिसके पैर में दिक्कत है, वो बैठ के उस काम को कर सकता है, इंटेलिजेंट है लेकिन काम वो बैठ के कर सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा कुछ ऐसा काम हो जो फिजिकली चैलेंज लोग कर सकते हैं, तो उनको भी काम दीजिए। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। समझ में आया? नेक्स्ट, welfare of employees. वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। बच्चों, एम्प्लॉइज का मतलब तो पता ही है, जो हमारे अंडर में काम करते हैं। हम यहाँ पर बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम कौन? एम्प्लॉयर ना, Yes, sir. एम्प्लॉय। इफ वी आर बिजनेसमैन तो हम लोग कौन? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय? Employer. एम्प्लॉयर। और हमारे नीचे कौन Employer. काम करते हैं? हमारे ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री में कौन काम करते हैं? Employee. Employees. Employees. तो हमें हमेशा उन एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। वेलफेयर का मतलब होता है वेल बीइंग, उनके भले के बारे में सोचना चाहिए। मटीरियल वेल बीइंग ऑफ पीपल इज नोन एज वेलफेयर। आज हम क्या करते हैं? हमारी ऑफिस है, ऑफिस में 4 लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस में एसी लगा हुआ है, ऑफिस में टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, वाईफाई लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है। हम हर उस चीज का ध्यान रखते हैं। एसी की सर्विस कराओ, कुर्सी टेबल साफ करो, लैपटॉप का ध्यान रखो, कंप्यूटर। लेकिन उन सबको मैनेज करने वाले जो हमारे एम्प्लॉई है, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। ये गलत बात है। बहुत सारे मालिकों को देखा गया है कि वो अपने एम्प्लॉइज के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर मेरी ऑफिस है और मेरी ऑफिस में ये टेबल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस टेबल पे बैठने वाला उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, नहीं? यस या नो? Yes. Yes, sir. We must consider our employees as our greatest asset. हमें अपने एम्प्लॉइज को हमारी सबसे बड़ी असेट्स मानना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपने एम्प्लॉइज को ऐसे नॉर्मली भी ट्रीट नहीं करते, वो उनकी तरफ देखते ही नहीं। उनको ऐसा लगेगा कि मैं हंस के बात कर लूंगा तो मेरे सिर पे बैठ जाएगा, मैं हंस के बात करूंगा तो ये मुझसे दोस्ती करने लगेगा। अरे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह तो उनके साथ ट्रीट कीजिए। इसलिए आप उनको पगार दीजिए सही टाइम पे, आप बने वहां तक उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन जहाँ पे वो बैठ के काम कर रहा है। आप उसको एसी ना दीजिए, लेकिन पंखा तो दीजिए जहाँ पे, या वेंटिलेशन तो दीजिए जहाँ पे वो सांस ले सके। तो इसको कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। कैसे आप अपने एम्प्लॉइज का भला कर सकते हैं? प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्युनरेशन। अपने एम्प्लॉइज को फेयर यानी सही और रेगुलर पगार दीजिए। कई बार 6-6 महीने तक पगार नहीं मिलता, कई बार जितना मिलना चाहिए उससे आधा पगार मिलता है, तो वो फेयर नहीं है, अनफेयर है। और 6 महीने में एक बार मिलता है तो वो रेगुलर नहीं है, इररेगुलर। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव। प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्युनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन जहां पे वो काम कर रहे हैं। लोग अगर तंबाकू या गुटखा ऐसे या लीकर शराब ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर मास्क दीजिए, वेंटिलेशन जहां जरूरी है, हेलमेट। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो उनको हेलमेट दीजिए। आपको ध्यान रखना चाहिए एम्प्लॉइज का। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। करोड़ों कमा रहे हैं और वो बेचारे मर रहे हैं, गलत हो जाए। इसके अलावा इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज बनाइए। आपने वर्ड सुना है बच्चों, पार्शियलिटी? Yes, sir. Yes, sir. हर किसी के साथ हुई होगी पार्शियलिटी कहीं ना कहीं। Yes, sir. मतलब घर पे। पक्षपात, किसी और को फेवर करना, किसी को नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक ऑफिस है, उस ऑफिस में 4 एम्प्लॉइज है और 4 एम्प्लॉइज में एक एम्प्लॉय जो है वो मेरा रिश्तेदार है। एक एम्प्लॉय मेरा रिश्तेदार है तो मैं उसका प्रमोशन कर, उसका पगार बढ़ा दूं, जबकि वो काम ठीक से नहीं कर रहा। और बाकी तीनों में एक पर्सन ऐसा है जो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन सबसे इंटेलिजेंट, मैं उसको आगे आने ही नहीं दे रहा। इसको कहते हैं पार्शियलिटी। तो हमेशा अपनी ऑफिस में जो पॉलिसी बनाए, ऑफिस को लेकर, स्टाफ को लेकर जो पॉलिसीज बनती है ना, उसको पर्सनल पॉलिसी कहते हैं। सी द वर्ड
पर्सनल विच इज रिलेटेड विथ पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू, उनको पर्सनल कहते हैं। स्टाफ जो आपके तहत काम करता है, तो उनको लेकर कोई पॉलिसी बनाओ, तो पॉलिसी कैसी बनाओ? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब पार्शियलिटी नहीं होगी। आप ये बोलो, जो मेहनत करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। आप ये मत सोचो मेरा पहचान, मेरी चापलूसी कौन करेगा, मैं बोलूंगा वो काम कौन करेगा, उसका प्रमोशन, ये गलत है। तो इम्पार्शियल पॉलिसीज बनाइए अपने स्टाफ को लेकर और उनको इंसेंटिव्स दीजिए, प्रोत्साहन। इंसेंटिव्स का मतलब प्रोत्साहन, एक किस्म का ऐसा प्रोत्साहन कि देखिए अभी आपके पास मौका है, बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है इस बार, और इस बार कैश रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। इस बार जो भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको हम घूमने के लिए टूर पे भेजने वाले हैं। ये सब इंसेंटिव्स है। आपको भी दिया होगा आपके पेरेंट्स ने इंसेंटिव, बेटा पढ़ ले, लास्ट ईयर अच्छे मार्क्स ला, ये दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, साइकिल दिला दूंगा, अच्छा फोन दिला दूंगा, आईफोन दिला दूंगा, बाइक दिला दूंगा। बोला होगा कि नहीं? Yes. तो सुना तो होगा, लोग बोलते हैं एक दूसरे को ऐसा, सुना तो है। सर उसको बोलते हैं इंसेंटिव सर। मतलब देखिए वो कोई आपको Selection. वो आपको लालच नहीं दे रहे, वो आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम इस लालच में ही सही आप पढ़ाई तो करोगे। तो अपने एम्प्लॉइज को भी ऐसे प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है। 5वां पढ़िए। Help to solve social problems. यस, एक बिजनेसमैन को सोशल प्रॉब्लम्स को हेल्प करने में, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करनी चाहिए। सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या है देखिए, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक जैम्स। ट्रैफिक जैम की समस्या है क्योंकि जब बिजनेस वर्ल्ड बढ़ता है तो व्हीकल्स बढ़ते हैं, ट्रक्स, टेम्पोस, है ना, इन सब की वजह से आने जाने के लिए बसेस, एम्प्लॉइज आते जाते हैं। ट्रैफिक जैम ये प्रॉब्लम होता है। स्लम्स का प्रॉब्लम होने लगता है क्योंकि जब लेबर सेक्शन ज्यादा होता है, मजदूर लोग ज्यादा है, तो फिर वहां पर स्लम्स और झोपड़पट्टी एरिया वगैरह ज्यादा हो जाता है। और पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये तो काफी कॉमन है। इंडस्ट्रीज, बिजनेस बढ़ता है तो पोल्यूशन भी बढ़ता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसे ब्लैक मार्केटिंग, मिलावट करना, कम वजन करना, ये सब चीजें बढ़ती है। तो बीइंग अ बिजनेसमैन हमें इन सबको सॉल्व करने के लिए मदद करना चाहिए, ना कि इन सबको बढ़ाने के लिए। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स कम हो, हम ऐसी जगह पे बिजनेस करें जहां बहुत ज्यादा भीड़ या रश ना हो। हम ऐसी जगह पे बिजनेस करें जहां ऐसी मशीनरी और ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करें जिससे पोल्यूशन ना हो, जिससे एयर, वाटर या नॉइस किसी भी किस्म का शोर ना हो। लोग चिमनियां लगाते हैं और उसमें साइलेंसर लगाते हैं ताकि साउंड पोल्यूशन ना हो। ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो वी हैव टू हेल्प टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स बीइंग अ बिजनेसमैन। और लास्ट, स्टूडेंट्स, लास्ट, contribution to welfare of the society. यस, समाज का भी वेलफेयर होना चाहिए। अभी हमने ऊपर एम्प्लॉय के वेलफेयर की बात की, वैसे सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचिए। सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचिए, उसमें भी कंट्रीब्यूट कीजिए। और सोसाइटी यानी समाज। सोसाइटी मतलब वो जिस बिल्डिंग में आप रहते हो वो भी सोसाइटी होगी। मेरे इस बिल्डिंग के नाम के बाद भी सोसाइटी शब्द का इस्तेमाल होता है, वो नहीं। सोसाइटी मतलब समाज, और समाज के वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए आपको। कैसे? गिविंग डोनेशंस। आज हर इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो टाटास, बिरलास या कोई छोटा, कोई फरसान की दुकान वाला क्यों ना हो, वो भी डोनेशन देता है समाज के भले के लिए। तो डोनेशन दीजिए, स्कॉलरशिप्स देते हैं लोग। कितने स्टूडेंट्स जो है उनको स्पॉन्सर करते हैं, विदेशों में जाके या इंडिया में भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं। रनिंग स्कूल चलाओ, कॉलेज चलाओ, हॉस्पिटल्स, ये जो हमारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ही चला रहे हैं, उन्हीं से पैसा आता है। एनजीओस चला सकते हैं आप। हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज में मदद कीजिए। इमरजेंसी जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोविड, कितने लोग सफर कर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। बाढ़ आ गई है हमारे देश में, हर साल कहीं ना कहीं देखते हैं आप, बारिश में बाढ़ आती है, लोग बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। उन लोगों को रिहैब किया जाता है, उनका पुनर्वसन, उसमें हेल्प कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो उसका एक हिस्सा निकालिए ना उनके लिए। ये तो नहीं बोल रहे ना
कि आप नहीं कमा रहे हो तो भी मदद कीजिए, आप लॉस में जा रहे हो तो भी मदद कीजिए। पहले आप अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कीजिए, कौन मना करता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, प्रॉफिट कमा लिया, कस्टमर्स आ गए, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव सारे पूरे कीजिए। लास्ट पॉइंट, by giving donations, scholarships, running schools, college, hospitals, NGOs, and help during emergencies, we can give our contribution to the welfare of the society. बच्चों समझ में आए ऑब्जेक्टिव्स प्यारे बच्चों, माय डियर Yes, स्टूडेंट्स, Sir. ऑल क्लियर। ब्रेक Yes, पे जाने sir. से पहले आप लोग चाहते हो एक बार फटाफट हमेशा की तरह बता दूं? Yes, sir. तो हमने Yes, शुरू sir. किया आज बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एम्स यानी कि हेतु यानी कि लक्ष्य यानी कि मकसद। बिजनेस के पीछे क्या मकसद है? दो मकसद है, एक इकोनॉमिक यानी आर्थिक और एक सोशल यानी सामाजिक। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है ऑब्वियसली अर्निंग प्रॉफिट एंड वी नीड प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। Second is searching for new customers. Unless we search for new customers, we can't earn more profit. नए कस्टमर्स ढूंढना और पुराने कस्टमर्स को कायम रखना, सस्टेन करना, मेंटेन करना, दोनों जरूरी है। Innovations, we have to give something new all the time. रिसर्च कीजिए, डेवलपमेंट में खर्च कीजिए, मार्केट सर्वे कीजिए, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सको और वो आपका इनोवेशन हो, कुछ नया तरीका होगा। हम भी अभी हमारा YouTube पे चैनल चल रहा है, हम लोग काफी बच्चे हमारे पास YouTube के वीडियोस देख रहे हैं, तो हमने भी कोशिश की है कि कुछ अलग तरीके से उनको पढ़ाएं, समझाएं, सो दैट वी कैन क्रिएट समथिंग डिफरेंट और समथिंग न्यू। पढ़ाते सारे अच्छे हैं, पढ़ाते सारे टीचर्स अच्छा है, लेकिन हर टीचर कोशिश करता है कि आई विल गिव समथिंग न्यू एंड दैट न्यू इज कॉल्ड इनोवेशन। Best possible use of resources. Resources are scarce and they have alternative uses. They should never be wasted. उनका ऑप्टिमम यानी कि सदुपयोग होना चाहिए, बेस्ट यूज होना चाहिए, वेस्टेजेस को रोकना चाहिए। तो इस तरह से जब ये चार ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा बच्चों? Economic objective. लेकिन मैंने अभी कहा ना, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो फिर सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी सोचिए, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, क्योंकि आप हम सब सोसाइटी का हिस्सा है और हम उससे दूर नहीं जा सकते। हम सोसाइटी से दूर नहीं जा सकते, आज नहीं तो कल वापस सोसाइटी के सामने आना ही पड़ेगा, साथ में रह के बिजनेस करना ही पड़ेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला क्या है? अच्छी क्वालिटी का गुड्स दीजिए, सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ कोर्स, और उसके लिए आपके प्रोडक्ट में प्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी यानी टिकने वाला प्रोडक्ट्स होना चाहिए, यूटिलिटी हो, यूजफुलनेस हो, तब वो आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है। एंड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत काम ना करें, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी, मिसलीडिंग, बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, आपके प्रोडक्ट में जो फीचर्स नहीं है वो भी फीचर्स आप बता देते हो, उनके साथ चीट करते हो। ब्लैक मार्केटिंग मत कीजिए, रॉन्ग मेजरमेंट मत कीजिए, गलत नाप तौल ये नहीं देना चाहिए, एंड मिलावट यानी कि एडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, अपने बिजनेस को ऐसा बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। यू हैव टू क्रिएट जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, लाइक स्किल्ड, अनस्किल्ड, फिजिकली चैलेंज, इकोनॉमिकली वीक एंड इवन ऑब्वियसली फॉर वुमेन आल्सो। वुमेन के लिए भी आपको जॉब क्रिएट करने चाहिए। यहाँ पर वो जेंडर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं, आई जस्ट वांट टू से कि जो जहाँ पर मेल फीमेल को लेकर पार्शियलिटी होती है वो भी गलत है। बहुत सारे ऑफिसेस में मेल फीमेल को लेकर भी लोग पार्शियलिटी करते हैं, तो वो सब गलत है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज दिन रात मेहनत करके आपके लिए जान लड़ा के काम करते हैं, तो आपको उनका हित, उनकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, वेलफेयर के बारे में। इसके लिए आप उनको फेयर और रेगुलर रेम्युनरेशन दीजिए, पगार दीजिए, तनख्वाह फेयर दीजिए, रेगुलर दीजिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन दीजिए, गुड वर्किंग कंडीशन। ये शायद मैंने पढ़ा नहीं, जहाँ पे वो काम करते हैं वो माहौल अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा ना, भले ही एसी ना हो लेकिन कम से कम पंखा हो, पूरी रोशनी हो, वहां पर वो काम कर सके, उसका हेल्थ को लेकर आपको हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसी, कोई पार्शियलिटी ना करे, पार्शियल पॉलिसीज बनाइए, उसको इंसेंटिव्स दीजिए, ऐसा प्रोत्साहन जिससे वो और मेहनत करे, आगे बढ़े। Help to solve the social problems like traffic jams. ट्रैफिक जैम बहुत बड़ी समस्या है, स्लम्स हमारे शहरों की समस्या है, पोल्यूशन समस्या है, क्योंकि जहाँ बिजनेस है वहाँ वो ज्यादातर सिटीज है और शहर में ज्यादातर बिजनेस है, तो ये प्रॉब्लम्स भी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, तो बिजनेसमैन को इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए एंड कंट्रीब्यूशन करना चाहिए वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए।
डोनेशन दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल चलाइए, एनजीओ चलाइए, हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी, अपनी अपनी यथाशक्ति। आपकी छोटी सी दुकान है तो छोटा कंट्रीब्यूशन दीजिए, बड़ा बिजनेस है तो बड़ा, लेकिन कंट्रीब्यूशन दीजिए जरूर। तब जाके आपका बिजनेस टिकेगा, सरवाइव करेगा लाइफ में। आप भी आगे बढ़ोगे, आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, और आफ्टर ऑल पूरा देश आगे बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का। आपको चाहिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। So, यस, किसी को पूछना है कुछ? आई एम वेटिंग। ठीक है, sir, चलो। incentives, offering incentives और welfare of employees का ये point समझा नहीं। ऑफरिंग इंसेंटिव्स, जैसे कि आप, मैं, मेरी दुकान है और आप मेरे सेल्समैन हो। सुनना, आप मेरे लिए सेल्स गर्ल हो और मैं मालिक हूँ। मैंने आपको कहा कि आई गिव यू सैलरी 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपया सैलरी दूंगा, लेकिन आप जितने ऑर्डर्स लाओगी मैं उसके ऊपर आपको कमीशन दूंगा। अगर मैंने आपसे कहा कि जितने ऑर्डर्स लाओगी उसके ऊपर कमीशन दूंगा, ये सुन के आप और मेहनत करेगी कि नहीं? करूंगी। तो ये एक इंसेंटिव है। मतलब अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, उनके माइंड में कुछ ऐसी बातें बताइए कि आप हार्डवर्क कीजिए तो आपको ये सक्सेस मिलेगी, प्रोत्साहन। जैसे मैंने अभी पेरेंट्स का एग्जांपल दिया, अच्छे मार्क्स आए तो ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, उसको इंसेंटिव्स कहते हैं। तो हमें अपने एम्प्लॉइज को ऐसा इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो हार्डवर्क करें, मोटिवेशन मिले उनको काम के प्रति, और ज्यादा वो ईमानदारी के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी बने। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो अभी ब्रेक पे जाऊं, 5 मिनट के बाद वापस आऊं? जिसके Yes, जो sir. सवाल है बाद में दूर कर दूं। Okay, sir. ब्रेक फॉर 5 मिनट।
Okay, dear students, are you all back to your Yes. seats? Okay, let's proceed. Accounts कंटिन्यू करते हैं. पिछले लेक्चर तक हमने कितने टर्म्स सीखे बच्चों? टर्म्स 5. 5. फटाफट उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला टर्म क्या? Transaction. ट्रांजैक्शंस मतलब गिव एंड टेक, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पैसे से एक्सचेंज होता है तो मॉनेटरी, और गुड्स के सामने गुड्स लिया जाता है तो Non-monetary barter. मॉनेटरी का दूसरा नाम. Barter. Other transactions. मॉनेटरी के दो टाइप, कैश और Credit. क्लियर. जब भी लेक्चर अटेंड करते हो ना आप, तो पिछले लेक्चर में क्या हुआ, 5 मिनट एक बार पढ़ लोगे ना तो एक लिंक मिलेगा कनेक्शन में. इसलिए जिसने सारे लेक्चर्स अटेंड किए ना ये 2 हफ्ते के, उसका नॉलेज अलग लेवल पे होगा. क्योंकि बुक में लिखी होती है एक लाइन और उसके पीछे हम 4 लाइंस बोलते हैं, वो सुन के आपको जो फायदा होगा वो ज्यादा. ओके, यस. ट्रांजैक्शन के बाद फिर उस ट्रांजैक्शन Entry. को क्या कहते हैं? Entry. एंट्री. और एंट्री पास करते हैं तो उसमें 2 एस्पेक्ट्स क्या है? डेबिट एंड Credit. यस. और एंट्री के नीचे क्या लिखते हैं? ब्रैकेट. Narration. Narration. यस. और एंट्री को किस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले? Journal. Journal. जर्नल. वेरी गुड. और जर्नल में जो एंट्री पास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? Journalization. मिल रहा है? लिंक मिल रहा है आपको? लिंक. I am performing business transactions and that's why I am passing the entries, and below the entries I am writing narration, and I am doing all such things in a book called journal, and the process I am doing is known as Journalization. Yes. गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में या किसी और बुक में ये सारी चीजें बिखरी हुई है, अलग अलग पेजेस पे है. मैंने वहां से सब चीजें अलग अलग पेजेस से लाके यहाँ पर आपके सामने रखी है. मोर देन 40 टर्म्स आपको सिखाऊं, और मोर देन 40 सीखने के बाद कोई आप अकाउंटेंट या मास्टर नहीं बन जाओगे. 2 हफ्ते में कोई मास्टर नहीं बनता, लेकिन बहुत कुछ सीख लोगे. बेसिक चीजें, बिकॉज बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सबको बच्चों, जब आप लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज करते हो, कोई भी, एक मिनट थोड़ा क्लीन कर लूं मैं. बच्चों, जब आप कंप्यूटर कोर्सेज करते हो तो कंप्यूटर कोर्सेज में सबसे पहले कौन सा कोर्स करवाया जाता है? MSCIT. नो. ITI. Computer on करना. Compute. सबसे पहले बेसिक्स. Word, Excel. सबसे पहले बेसिक्स होता है ना. So, आपको लैपटॉप कंप्यूटर ऑन करने ऑफ करने कौन सा की क्या है वो तो आना चाहिए कि नहीं? बोलो तो जरा. yes, sir. आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी करना चाहो, लेकिन बेसिक के बिना कर सकते हो क्या? No, sir. बस यही है वो, समझ जाओ. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई अकाउंट्स की. चैप्टर हमारा वही है, नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओसीएम में क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. इसमें है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. आज बच्चों मैं बुक कीपिंग का मीनिंग आपको बताने वाला. डिटेल में डेफिनेशंस, फीचर्स सब कुछ मिलेंगे बुक्स में, टेक्स्ट बुक में, लेकिन आज इन शॉर्ट में आपको बुक कीपिंग क्या है वो बताऊंगा. अकाउंटेंसी फिर कभी सीखेंगे. चलो कंटिन्यू करते हैं. पिछला हमारा 5वां टर्म क्या था? जर्नल और जर्नलाइजेशन. 4th वाज जर्नल एंड 5th वाज जर्नलाइजेशन. सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नाम क्या है? बोलो फिर से. Journal. Journal. और उस बुक में रिकॉर्ड करने के काम को जर्नलाइजेशन. Journalization. जर्नल के बाद आज और एक बुक आपके सामने आ रही है. ये जर्नल देखिए, ये मैंने साइड पे रख दी, और ये और एक दूसरी बुक ली है जिसका नाम पढ़िए. Subsidiary book. सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है? अगर आप बोलोगे एक ही बुक है तो देखो ये रही, ये जर्नल और ये सब्सिडियरी बुक्स. ये 2 बुक्स में समानता क्या है?
समानता ये है कि इन दोनों को कहा जाता है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल इज अ बुक ऑफ Time and Time entry. Entry. और ओरिजिनल एंट्री, और ये सब्सिडरी बुक्स भी जो है ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, रेलवे में आप लोग ट्रैवलिंग करते हो, गांव की गाड़ी में बैठ के गांव गए होंगे, उसमें एक जनरल डिब्बा होता है, पता है जनरल डिब्बा, yes, Yes, sir. sir. जनरल कोच, GEN। अभी जर्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जनरल बोल रहा हूँ, GENERAL। एक जनरल डिब्बा होता है, उसमें कोई भी बैठ सकता है कि नहीं? Yes, Sir. yes, sir. उसमें कोई भी बैठ सकता है, पैसे वाला गरीब है उसके पास जनरल टिकट है। लेकिन अगर स्लीपर की बात करें तो क्या उसमें कोई भी बैठ सकता है जिसके पास No, sir. रिजर्वेशन No. नहीं है? No. Reservation. उसमें सब नॉर्मल स्लीपर वाले ही है। जिसके पास स्लीपर की टिकट है क्या वो जनरल में बैठ सकता है? Yes. Yes. लेकिन क्या वो थर्ड एसी में बैठ सकता है? No. No, sir. ना? जिसके पास थर्ड एसी की टिकट है वो थर्ड एसी में बैठ सकता है और जनरल में भी बैठ सकता है ना वो, Hmm. Yes, sir. लेकिन स्लीपर में नहीं जा सकता ना, वो रिजर्व है ना स्लीपर वालों के लिए। Yes. आई मीन टू से कि जनरल जो है उसमें सब लोग आ गए, वैसे ये जर्नल जो है उसमें सब ट्रांजैक्शंस आ गए। जर्नल एक ऐसी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जिसमें उधारी में खरीदा तो भी रिकॉर्ड इधर ही होगा, कैश पे खरीदा तो भी रिकॉर्ड इधर होगा, गुड्स खरीदा तो भी इधर ही रिकॉर्ड होगा, प्रॉपर्टी खरीदी इधर रिकॉर्ड, सब कुछ, ऑल द काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन पर्टिकुलर बुक कॉल्ड एज, बोलिए, Journal. जर्नल। Journal. जर्नल, वेरी गुड। लेकिन बच्चों, अगर मैं उधारी में खरीदा उसके लिए अलग बुक बनाऊं, फिर रोकड़े पे खरीदा उसके लिए अलग बुक बनाऊं, फिर छोटे खर्चों के लिए अलग बुक बनाऊं, तो ये बुक नहीं बुक्स हो जाएगी कि नहीं? Yes. Yes. इनको कहा जाएगा सब्सिडी, Subsidiary book. इनको कहा जाएगा। Subsidiary books. Subsidiary books. जर्नल में क्या होता है, नेचर ऑफ सब- ट्रांजैक्शन देखा नहीं जाता, सबको रिकॉर्ड करो, लेकिन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से अलग अलग बुक्स बनाओ, उसको कहा जाता है सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स में क्या होता है, उधारी में जो खरीदते हैं उसके लिए अलग बुक बनती है, कैश पे खरीदते हैं उसके लिए अलग बुक बनती है, छोटे मोटे खर्चे पेटी कैश कहते हैं उसको, पेटी कैश, उसके लिए अलग बुक बनती है। यानी कि नेचर के हिसाब से स्पेशलाइज बुक्स बनाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया कि जनरल डिब्बे में कोई भी बैठ सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes. लेकिन बाकी जो स्पेशल डिब्बा है उसमें वो खास आदमी जिसके पास उसका टिकट है वही बैठ सकता है कि नहीं? Yes, sir. बिल्कुल वैसे ही हमारे पास यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स है और आप लोग ये सब पढ़ोगे। आज मैं आपको 3 बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जर्नल के बारे में तो बता चुका हूँ। जर्नल क्या है, एनी डाउट अबाउट जर्नल? बोलिए। No, sir. Yes, sir. फर्स्ट बुक जिसमें सारे, बाकी प्रैक्टिकली अलग आपको समझाऊंगा। आपको वन लाइन आंसर सबका आना चाहिए कि जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, इट इज अ बुक इन व्हिच ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट, इट इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देन सब्सिडियरी बुक्स क्या है, देखिए, दीज आर स्पेशलाइज्ड बुक्स ऑफ, क्या लिखा है, Prime entry. Entry. ये भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, लेकिन कौन सी बुक है? Specialized. Specialized books. Of prime entry, and they are made on the basis of nature of transaction. अभी मैंने आपके सामने 3 बुक्स बनाई, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, लाइक एक बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस था, एक बुक में कैश ट्रांजैक्शंस थे, एक बुक में पेटी यानी कि स्मॉल छोटे छोटे खर्चे, चाय पानी नाश्ता, पेन पेंसिल रबर स्टेपलर फाइल, ये सब छोटे खर्चों के लिए अलग से बुक होती है, उसको क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। ये सब चैप्टर्स पढ़ने वाले हो बच्चों, ये मैं चैप्टर्स के नाम ले रहा हूँ। आपके पास जीटीबी हो, इंडेक्स में देखना, एक चैप्टर जर्नल है, एक चैप्टर सब्सिडियरी बुक्स है। तो सब्सिडियरी बुक्स के अंदर कैश बुक है, पेटी कैश बुक है, उसमें अलग अलग टाइप के बुक्स है, सिंगल कॉलम डबल कॉलम कैश बुक, अलग अलग। इसके अंदर भी और डिवीजन है, पूरा एक चार्ट है। जब वो चैप्टर आएगा हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इन शॉर्ट समझिए
कि हर एक ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से अलग अलग बुक बनाई जाती है और उस बुक में ही उसको भेजा जाता है। आपके पास अगर 3 AC का टिकट है और आप स्लीपर में जा रहे हो, वहां पे TC खड़ा है और टिकट मांग रहा है, तो बोले आप इस कोच में मत जाओ, वहां पे आपके AC में जाओ, आपको वो स्लीपर में बैठने देगा? No. No. नो। लेकिन अगर आप जनरल में जाओगे तो बैठने देगा? Yes. Yes. तो जनरल सबका स्वागत करता है, लेकिन जो स्पेशल है वो उसी दर्जे का स्वागत करता है जिस दर्जे के लिए वो बना है। तो इसलिए समझ गए क्या सब्सिडियरी बुक्स का मतलब क्या है? Yes, Yes, sir. These are specialized books of prime entry made on the basis of nature of transactions like credit transactions, cash transactions, petty or small transactions, other transactions. उसको जनरल प्रॉपर वो डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो। आपको वन वर्ड या एक वर्ड आपके सामने आया और उसके बारे में एक लाइन में बोलना हो तो बोल सकते हो ना आप, जर्नल के बारे में, सब्सिडियरी बुक्स के बारे में। yes, sir. Yes, sir. ओके, हो गया। तो देखिए सारे ट्रांजैक्शंस या अब है ना हमारे पास चॉइस रहती है, पता है। अब देखिए आप लोग भी जब बिजनेस करोगे ना तो आपके पास चॉइस होगी कि आप सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड करें या इनमें। बोलो किसमें रिकॉर्ड कर Journal. सकते हैं? तो Journal. Journal. सब्सिडियरी बुक, Subsidiary books. all the transactions are recorded first in the books of prime entries, either in Journal. or in Subsidiary book. Subsidiary books. सब्सिडियरी बुक्स। तो ये देखिए अभी ये जर्नल यहाँ पे रखा, कुछ लोग दोनों भी बनाते हैं, वो भी चलता है, वो आपके ऊपर। मैंने जर्नल भी बनाया और सब्सिडियरी बुक्स भी बनाया। सबसे पहला दरवाजा है चेन ऑफ बुक कीपिंग का बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसमें आपके पास 2 दरवाजे, एक जर्नल और दूसरा Subsidiary. Subsidiary book. लेकिन वो 2 दरवाजे आगे चल के एक ही दरवाजे पे मिलने वाले हैं, उसका नाम है लेजर। अगली बुक क्या दिख रही है? Ledger. 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 लेजर बुक जो है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है, उसमें एक पेज पे एक ही अकाउंट होता है। जर्नल में एक पेज पे 10 अकाउंट्स हो सकते हैं, सब्सिडियरी बुक में एक पेज पे 10 अकाउंट, जर्नल में एक पेज पे 10 एंट्री। लेकिन लेजर बुक आप खोलोगे ना, लेजर की बुक, तो उसमें एक पेज पे आपको एक ही अकाउंट दिखेगा। जैसे मैंने पहला पेज खोला, मुझे दिख रहा है कैश अकाउंट, फिर मैंने दूसरा पेज खोला, मुझे दिख रहा है मशीनरी अकाउंट। सो लेजर क्या है? लेजर इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, जैसे जर्नल इज अ बुक ऑफ Prime entry. Entry. प्राइम एंट्री, तो लेजर इज अ बुक ऑफ Secondary entry. Entry. Second. सारे ट्रांजैक्शन पहले किसमें भेजे आपने? Subsidiary books or journal. हाँ, या तो जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स, लेकिन वहां से उन ट्रांजैक्शन को निकाल के दूसरी बुक में ट्रांसफर किया जाता है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो बुक कीपिंग है ना, एक चेन है, उस चेन में हर ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होता है? जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में। फिर वहां से उस ट्रांजैक्शन को जिस बुक में ट्रांसफर किया जाता है उसका नाम आपके सामने क्या है? Ledger. लेजर। तो लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। मेरे पास देखिए मैं सब आपके सामने ला रहा हूँ। मैंने सबसे पहले ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड किए, या तो बोलते जाइए, या तो Journal. Journal. Journal or subsidiary book. Subsidiary books. ये सब मिलके क्या हो गए? बुक्स ऑफ Prime entry. Prime entry. इनमें लिखी हुई सारी एंट्रीज को मैं एक अलग बुक में ट्रांसफर करूंगा, एक पेज पे एक ही अकाउंट। क्या नाम उसका? Ledger. Ledger. लेजर। एंड लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। अगर आप अकाउंटेंट हो और बिजनेसमैन हो, ये बुक्स आप बनाओ मत बनाओ चलेगा, पता है ये वॉल्यूंटरी है। ये जर्नल बनाना, ये सब्सिडियरी बुक्स बनाना वॉल्यूंटरी है, लेकिन लेजर बनाना कंपलसरी है। लेजर इज अ मस्ट। आई रिपीट, लेजर इज अ Must. मस्ट। क्योंकि जर्नल तो एक पेज पे 10-10 अकाउंट्स का डिटेल देता है, लेकिन लेजर एक पेज पे एक ही अकाउंट का डिटेल है। आपने देखा मशीनरी अकाउंट, तो उसमें आपको पता चलेगा पूरे महीने में कितनी बार मशीनरी आई गई, कितना पैसा दिया गया, सब कुछ एक बार में एक ही अकाउंट, इसलिए उसको LF दिया जाता है। LF का मतलब बताया था मैंने,
लेजर फोलियो, अभी थोड़े दिन में पता चलेगा एलएफ क्या। तो बच्चों लेजर क्या है मैं पढ़ रहा हूँ। इट इज द, ये जो अभी बताया मैंने, लेजर क्या है? इट इज अ, कौन सी बुक? Principal book. It is a principal book, main book of accounts, which is also known as book of Secondary or final entry. Final entry. final entry, and it is a Must. Must. सब्सिडरी बुक्स एंड जर्नल लो आप बनाओ, आपको सुविधा होगी, अच्छी बात है, लेकिन लेजर तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक लेजर नहीं बनेगा ना तब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, जो कि साल के एंड में बनता है, वो भी थोड़ी दिनों बाद आएगा। और जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तब तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बन सकता, जो आपका एफवाईजेसी का लास्ट चैप्टर होगा, फाइनल अकाउंट्स, जो आपको बताएगा कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना गुड्स खरीदा, कितना बेचा। वो सब बनाने के लिए आपके पास लेजर होना चाहिए। तो कीप इन माइंड, अगर हम इनको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं तो इनको हम बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं। प्रिंसिपल बुक मुख्य, मेन, खास बुक है और मस्ट है। अब बताइए कितनी बुक्स के बारे में आपको जानकारी मिली अभी? 3. Three books. First is, I'm waiting. Journal. Journal. Journal is a book of Prime entry. Prime entry. prime entry in which all the transactions are recorded first, right? It is also Yes. called as book of Original original entry. entry. And the process of transferring the entries to journal is called as journalization. And how many columns are there in journal? आपको आपने drawing किया है कि नहीं? 5. 5. Date, Five. particulars, LF, debit और credit. वैसे ही सब्सिडरी बुक्स का ड्राइंग भी आगे आएगा, लेजर का ड्राइंग भी, सबका ड्राइंग आज बताऊंगा तो फिर ड्राइंग ही सीखेंगे। इसलिए वो तो खाली जर्नल का ड्राइंग सीखना, मुझे लगा कि पहला है सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल है। अगर आपको जर्नल आएगा तो ही आपको सब्सिडरी बुक्स और लेजर भी आएगा। इसलिए सबको, जितने भी स्टूडेंट्स अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, अगर उनको जर्नल नहीं आता, एज अ स्टूडेंट आपके लिए ये वॉलंटरी नहीं है। एज अ बिजनेसमैन आप जर्नल मत बनाओ, सीधा लेजर बनाओ, चलेगा। एज अ स्टूडेंट आप जर्नल मत सीखो, सीधा लेजर सीखो, नहीं चलेगा। लेजर सीखना है, उसके पहले जर्नल सीखोगे तो ही आए, और ये साबित हो जाएगा। आज तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जब हम पढ़ेंगे हमारे ऑनलाइन कंटिन्यू लेक्चर में, तो उसमें जब लेजर सिखाऊंगा यू विल रियलाइज कि मुझे लेजर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे जर्नल है। ठीक है, तो ये 3 बुक्स क्लियर हो गई। हाँ, जर्नल का मीनिंग आपने बताया। उसके बाद कौन सी दूसरी बुक? Subsidiary book. Subsidiary books. बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड बुक है जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से अलग अलग बनती है। कैश के लिए अलग, पेटी कैश के लिए अलग और क्रेडिट के लिए अलग, इसके हिसाब से बनती है। और फिर तीसरी बुक सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिंसिपल Ledger. Ledger. वेरी गुड। अब देखिए मैं आपको एक और एक्शन बता रहा हूँ, करके थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सब क्या है? बुक्स ऑफ accounts, Entries. बुक्स ऑफ, Subsidiary book. ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है ना, ये जर्नल है और ये सब्सिडरी बुक्स है। लेजर दिख रहा है क्या मेरे हाथ में? No. Nice. हाँ, तो ये जर्नल है, ये सब्सिडरी बुक्स है। हर ट्रांजैक्शन को मैं सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करता हूँ? बुक्स ऑफ Prime entry. प्राइम एंट्री। Prime entry. और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से उन ट्रांजैक्शंस को एक एक पेज पे ट्रांसफर करता हूँ दूसरी बुक में, जिसका नाम है तीसरी बुक, Ledger. Ledger. है ना। आपको जर्नलाइजेशन का मतलब पता है ना सबको? जर्नल में एंट्रीज को पास करना इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। Yes. Yes. तो मैंने ये जर्नलाइजेशन किया, मैंने एंट्री पास की। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैं क्या कर रहा हूँ? जर्नलाइजेशन। Journalization. 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 लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये एक एक एंट्री के बारे में एक एक पेज पे अकाउंट बना के फिर से इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैं कर रहा हूँ पोस्टिंग। क्या कर रहा हूँ? Posting. Posting. जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट जब हम लेजर में देते हैं, सारी एंट्रीज को लेजर बुक में ट्रांसफर करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड Posting. Posting. आपने सुना होगा ना, मेरे फादर की पोस्टिंग होगी, Yes. इनकी Sir. पोस्टिंग इधर होगी। पोस्टिंग मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ ट्रांसफर, सेंडिंग समवन टू सम प्लेस। Yes. Sir. Yes. So while I am sending all such
entries to the ledger account on a specific page, it will be called as, Posting. Posting. और एक नया शब्द आया, मतलब अगर जर्नल है तो जर्नलाइजेशन करो, और लेजर है तो लेजराइजेशन मत करो। क्या करो? Posting. Posting. जर्नल से जर्नलाइजेशन है, लेकिन लेजर से पोस्टिंग है। The process of transferring the entries from journal or subsidiary books to ledger. जर्नल से या सब्सिडरी बुक से जब हम एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं, किसमें? Ledger. लेजर में। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, उस काम को क्या कहते हैं? Posting. देखिए, Posting. जैसे आप लोग बताइए, अभी आप लोग विटनेस बनिए, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वैसे वैसे आपको रियलाइज हो रहा है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। Yes, sir. टाइम दो, तभी कुछ सीख पाओगे। आप सोचोगे एक लेक्चर अटेंड कर लूं, 2 अटेंड कर लूं और मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, तो वो कैसे आएगा? ये 2 हफ्ता कंटिन्यूटी, जब 2 हफ्ते के लेक्चर्स हमारे खत्म होंगे, फ्री लेक्चर्स, तब आप सोचेंगे कि आप हर एक सब्जेक्ट के बारे में कितना कितना जानते हो। और वो सब कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली सब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा वो। यस, पोस्टिंग क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आपको सबको पता है ट्रांजैक्शन क्या है, एंट्री क्या है, नरेशन क्या है, जर्नल का मतलब भी पता है, सब्सिडियरी बुक्स का मतलब भी पता है आपको, जर्नलाइजेशन क्या है, पोस्टिंग क्या है, लेजर क्या है, सब पता है। 1 वर्ड में कह सकते हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुक कीपिंग का मीनिंग। 8 शब्दों को सीखने के बाद अब बुक कीपिंग का मतलब बता दो। आपके सब्जेक्ट का नाम, ये देखिए गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, आप लोगों की है ना, FIGC। व्हाट इज द, ये आप लोग की GTB है एक्चुअली, जिसको मैंने लेजर बनाया। दिस इज GTB। क्या दिख रहा है सब्जेक्ट का नाम? Bookkeeping. Bookkeeping and account. Accountancy. अभी बुक कीपिंग क्या है वो जान लेते हैं, अकाउंटेंसी बाद में देखेंगे। बच्चों, बुक कीपिंग एक कला है, कला, आर्ट है। बुक कीपिंग एक साइंस है, विज्ञान है, दोनों है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज Science. साइंस। आप बोलोगे क्या पढ़ा रहा है? कॉमर्स पढ़ा रहा है और बोल रहे हैं आर्ट और साइंस, मतलब जो हमने लिया वो तो पढ़ा ही नहीं रहा है। हाँ? बराबर की नहीं? सोचोगे? आप बोलोगे सर वी हैव टेकन कॉमर्स एंड यू आर टीचिंग अस आर्ट एंड साइंस। हर एक सब्जेक्ट, मैंने आपसे कहा था ना, हर एक सब्जेक्ट साइंस है, इसलिए कॉमर्स भी एक साइंस ही हुआ। किसी भी सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक पढ़ना इज कॉल्ड साइंस। आप लोगों के माइंड में साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वही साइंस है क्या? हिस्ट्री साइंस नहीं है? आई एम आस्किंग यू। Social science. क्या सोशल साइंस है वो? क्या ज्योग्राफी साइंस नहीं है? है, सिविक्स भी साइंस है। इसलिए OC, SP, अकाउंट्स, ये सारे साइंस है, ठीक है। और आर्ट क्यों? अब देखिए, आपने कहीं ना कहीं और लेक्चर अटेंड किया होगा किसी और क्लासेस में या कॉलेज में, तो या करने वाले होंगे या करोगे, तो क्या उनका और हमारा पढ़ाने का तरीका एक जैसा है? No. No, sir. sir. तो हर किसी का अपना एक मेथड होता है, वो आर्ट है, वो हमारा आर्ट है, वो उनका आर्ट। तो बुक कीपिंग भी एक आर्ट है और साइंस है। व्हाट इज बुक कीपिंग? इट इज Art आर्ट। and science. Science. लेकिन किस चीज का आर्ट है और किस चीज का वो साइंस है? क्या इसमें आपको Recording. ड्राइंग, पेंटिंग सिखाया जाता है? क्या इसमें आपको सर्जरी करना सिखाया जाता है? नहीं, नहीं। आप सोचोगे आर्ट है मतलब इसमें ड्राइंग क्लास होता होगा, इसमें पेंटिंग होता होगा, नहीं। आप सोचते होंगे साइंस है मतलब इसमें ऑपरेशन, सर्जरी होगी, नहीं। ये किस चीज का आर्ट और साइंस है? इट इज आर्ट और साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। डे टू डे जो लेन देन होता है उसको खास बुक में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, और वो खास बुक का नाम क्या है? देखिए, पता है आपको? Journal. Journal. Subsidiary books. Ledger. Ledger. ये जो बुक्स अभी आपके सामने रखी, मैं इसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, ये इधर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? बुक कीपिंग। सिर्फ जर्नल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? जर्नलाइजेशन। जर्नल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? बोलो। Journalization. यहाँ से लेके उनको लेजर में डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? बोलो। Posting. Posting. और रोज यही काम कर रहा हूँ, ये Bookkeeping. क्या कर रहा हूँ? Bookkeeping. Bookkeeping. समझ गए? बुक कीपिंग। Yes, sir. Yes, sir.
ये बुक कीपिंग का मीनिंग देखिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट मीनिंग लेंदी है, वो एक अलग बात है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में सबको समझ में आ गया। क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज का टेस्ट दे रहे हो, कोई आपसे इन शॉर्ट पूछे कॉमर्स ले रहे हो, कॉमर्स का मतलब बताओ, तो आप बता सकते हो। बिजनेस क्या है बताओ, तो बता सकते हो। बुक कीपिंग क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक साथ वो आपको 40-50 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है। और लास्ट, बुक कीपिंग से जुड़ा हुआ चेन ऑफ बुक कीपिंग। अब आप सबको चेन ऑफ बुक कीपिंग समझ में आया? जो मैं आपके सामने हरकतें कर रहा हूँ, सबसे Yes, sir. पहले मैंने क्या परफॉर्म किया? Business transaction. बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है? Prime Journal. Of entry. prime entry. प्राइम एंट्रीज कितनी हैं? दो. Journal. Journal and Subsidiary. subsidiary book. Either you record in both the books or any of one, that is optional. और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से सारे ट्रांजैक्शंस को कहाँ भेजा जाता है? Books of Ledger. secondary entry. लेजर में। तो जब इसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक किस्म का जर्नलाइजेशन हो गया, लेकिन इसको यहाँ पे भेजते हैं तो वो क्या हो गया? पोस्टिंग। Posting. और ये काम साल भर चलते रहते हैं। ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, इधर रिकॉर्ड किया, ये कुछ फिर ट्रांजैक्शन परफॉर्म। क्या है ये? Book Chain of bookkeeping. Keeping. चेन ऑफ बुक कीपिंग। और जहां ये चेन ऑफ बुक कीपिंग रुकेगा, वो रुकेगा साल के एंड में 31 मार्च, 31 दिसंबर नहीं, 31 March. आपको पता है हिसाब किताब का ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये पता है कि नहीं आपको? अगले Yes, लेक्चर में sir. बताऊंगा। इट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। वही ये जो 40-50 टर्म सीखोगे उसमें सब आ जाए। ये जो हिसाब किताब, जैसे आप पढ़ाई करते हो कॉलेज की, स्कूल की, उसको एकेडमिक ईयर बोलते हैं। एकेडमिक ईयर जो होता है वो जून से मई होता है जनरली। जो आपके घर में कैलेंडर है वो कैलेंडर ईयर है, जनवरी टू दिसंबर। लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो है अप्रैल टू मार्च। March. और अप्रैल टू मार्च का जो ईयर होता है उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल। Financial Financial year. year. इस तरह से ये चेन ऑफ बुक कीपिंग। तो बच्चों आज के लिए हमने और 4 टर्म सीख लिए। सब्सिडरी बुक समझ में आ गया सबको? स्पेशलाइज बुक्स होती है। हाँ, ट्रेन का एग्जांपल याद रहेगा कि नहीं सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना? लेकिन वो लिखना नहीं कि इट इज लाइक अ कोच, जनरल कोच एंड इट इज लाइक स्पेशल कोचेस, वो खाली समझने के लिए। सब्सिडरी बुक्स के बाद लेजर समझ में आ गया। मेन लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक, उसके बिना चलेगा नहीं। ओके। और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज 2 है हमारे पास, जर्नल एंड लेजर, सॉरी जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, या जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, बोथ आर कॉल्ड एज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। फर्क सिर्फ इतना है कि जर्नल में जनरल बुक हो गई और सब्सिडरी बुक्स जो है वो स्पेशल बुक्स हो गई। और वहां से ट्रांजैक्शंस को लेजर में भेजा जाता है, और लेजर में जब भेजते हैं तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है। और इस तरह से ये काम हम जो करते हैं बार बार, उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। और इस तरह से बुक कीपिंग की एक चेन बनती है। Is that clear? Is that all? Yes, sir. Sir. Any doubts? No. No, sir. No, sir. Clear? Here. Yes, ये sir. बच्चों ये हमारा OCM या अकाउंट्स, तो मैंने कहा ना जो 2 हफ्ता है, 2 हफ्ता कोई डॉट ऐसा नहीं है। हो सकता है 1-2 लेक्चर्स में बढ़ा दूं आप लोग के लिए, जितना मुझे सिखाना है वो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो हमारा अकाउंट्स तो डेली चलते रहेगा लास्ट लेक्चर तक, क्योंकि सबसे वास्ट है ये। लेकिन ये थियरी अभी जैसे आपका ये आज बिजनेस को लेकर हो गया, मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर और OCM के लगेंगे। उसके बाद फिर हम अकाउंट्स के साथ में दूसरा थियरी सब्जेक्ट ऐड करते हैं। फिर हम और सबसे ज्यादा OCM में टाइम लगता है, क्योंकि OCM का जो पहला चैप्टर है ना बहुत फास्ट है। आपको पता है OCM में, ये आपकी OCM बुक है FYGC की, ये रही देखिए। FYGC का मैं आपको इंडेक्स बताऊं OCM का। There are 8 chapters, 8 chapters है, दिखाई दे रहा है आपको? Yes. Yes, Yes. चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है? Sir. 8 चैप्टर्स है, और बाकी सब्जेक्ट्स में 10-12 चैप्टर्स है। यानी OCM में चैप्टर्स कम है लेकिन वो बड़े बड़े हैं, इसलिए टाइम लग रहा है इसमें। और OCM का जो पहला चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना कुछ सिखा रहा है वो आपको। कॉमर्स किया तो कॉमर्स का मीनिंग सीखोगे, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, बहुत वास्ट है। तो इट विल टेक आई थिंक 6 or 7 lectures all together,
बट उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए 2-3 लेक्चर चाहिए, एसपी के पहले चैप्टर के लिए 2-3 लेक्चर चाहिए और मैथ्स का भी। तो इसलिए सबसे ज्यादा टाइम जो थ्रू आउट द 2 वीक्स चलना है वो अकाउंट्स, और उससे फिर कम ओसीएम। बाकी सब हम देखेंगे साथ में, वो हम मैनेज करेंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ अकाउंट्स और ओसीएम चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट नहीं, तो वो प्लान हमने बना लिया है, आप उसके बारे में ना सोचे। दैट इज आवर जॉब, विल डू आवर जॉब। It's your job to revise and write. So homework, write all the above notes in your notebooks, and next lecture at कल सुबह 10 बजे सब्जेक्ट्स यही है। अब इसमें से OCM का फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा, लेकिन अकाउंट्स पूरा नहीं होगा, इसलिए अकाउंट्स के साथ फिर OCM के बदले और कुछ पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? तो अब मैं लीव ले सकता हूँ या किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो रुक सकता हूँ, आई डोंट माइंड। No, sir. ओके, तो मिलते हैं कल सुबह। कल मिलते कल सुबह कितने बजे? 10 बजे। हैं। चलो तब तक के Bye, लिए sir. बाय। बाय। Sir, one question. Sir, यस सर मेरे को मतलब मैथ्स पढ़ना है एसपी के जगह पे, तो फिर मैं एसपी का लेक्चर अटेंड नहीं करूँ तो चलेगा ना? ये जो 2 हफ्ते के फ्री लेक्चर्स है ना, हम चाहते हैं कि मैथ्स वाले एसपी भी अटेंड करें और एसपी वाले मैथ्स भी करें, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। 2-3 लेक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है? बिकॉज मैथ्स आप लीजिए, लेकिन जो एसपी में पढ़ाने वाले ना, वो कॉमर्स में आगे भी काम आएगा, इसलिए हम बेसिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब हर सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर आप ये सोचिए मत। और अभी तो कॉलेज में कुछ अभी सबसे पहले तो ये बताइए, कुछ एडमिशन शुरू हुए क्या कॉलेज में? नो No, सर। sir. कभी आप सोचते हैं कि मुझे मैथ्स लेना है, लेकिन जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिले वहां पर मैथ्स है ही नहीं। जिस कॉलेज में एडमिशन मिले वो आपको एसपी दे देंगे जबरदस्ती। तो इस बारे में आप माइंड में डिटरमाइंड हो, अच्छी बात है, लेकिन ये जो हमारे लेक्चर्स है वो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब लोग सारे अटेंड करें, ठीक है? ओके Yes, सर। sir. क्योंकि आप सीखेंगे ना कुछ, तो सीखने मिल रहा है, तो जितना हो सके उतना सीखिए। ओके, अब जाऊं कि और कुछ? No, नो sir. सर। और कुछ है तो कल देखेंगे। चलो बाय। ओके बाय। बाय।